अध्याय 11 अनचाहा मेहमान और कड़वा सच। एक सस्पेंस और डर भरा माहौल। तारा की जुबानी नरेटर दरवाजे पर हुई उस जोरदार दस्तक ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। यह कबीर था। मैंने इस बार दरवाजा बंद करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि दोपहर में उसका गुस्सा देखकर मैं सिहर गई थी। मैं उसे दोबारा नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी तेज नजरें मुझ पर टिकीं। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए प्रशंसा की चमक आई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया और बस एक बार सिर हिलाकर मेरे पहनावे को सराहा। मैंने कांपते हाथों से अपनी सोने की नाजुक सी चैन उसकी तरफ बढ़ाई। कबीर, क्या आप इसे पहनने में मेरी मदद करेंगे? मैं इसे खुद नहीं पहन पा रही। वो विशालकाय शरीर वाला शख्स मेरे करीब आया। उसके हाथों की खुरदराहट जब मेरी गर्दन के पास महसूस हुई तो मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो चैन उसके बड़े हाथों के लिए बहुत छोटी थी। उसे कुंडा लगाने में दिक्कत हो रही थी और वो झुंझलाकर दबी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे उसकी बेबसी देखकर हंसी आ रही थी, पर मैंने खुद को रोक लिया। तैयार हो? उसने अपनी भारी आवाज में पूछा। उसकी लहजे में थोड़ी नरमी थी। शायद वो अपने पिछले बर्ताव का पछतावा कर रहा था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ हां कहा। जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरे तो माहौल में एक अजीब सा तनाव और खिंचाव दोनों था। वो खतरनाक जरूर था, पर मुझे लगा कि शायद वो उतना बुरा भी नहीं है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैंने धीरे से अपनी उंगलियां उसकी बाहों में फंसा दीं। उसकी छुअन से निकलने वाली गर्माहट मुझे एक अजीब सा एहसास दे रही थी। शाही भोज का दृश्य। डाइनिंग हॉल किसी महल जैसा लग रहा था। लंबी लकड़ी की मेज, उस पर बिछा सफेद मखमली कपड़ा और ऊपर चमकते झूमर, सब कुछ जादुई था। मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली ईशा के आने का इंतजार कर रही थी। कबीर ने उसे यहां बुलाया था और यह मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा उपहार था। हॉल में अभी हम अकेले थे। मैंने धीरे से कहा, कबीर, शुक्रिया ईशा को बुलाने के लिए। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने एक भौं ऊपर चढ़ाई और व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिरकार तुम्हें मेरा नाम याद आ गया। बोलो छोटी इंसान, और क्या चाहिए? मैं झेंप गई और घबराहट में अपने होंठ चबाने लगी। कबीर अचानक गुर्राया, ये अपने होंठ काटना बंद करो। तुम्हारी ये आदत मुझे पागल कर देती है। मैंने तुरंत होंठों को आजाद किया। तभी आर्यन, जो इस कबीले का बीटा है, कमरे में दाखिल हुआ। उसकी जिंदादिली ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। उसके पीछे रुद्र भी आया, जो अपनी खामोश शख्सियत के साथ एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी दरवाजे पर ईशा दिखी। उसे देखते ही मेरा चेहरा खिल उठा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके पीछे खड़े शख्स पर पड़ी, मेरी मुस्कान गायब हो गई। वह विक्रम था। उम्र में बड़ा, चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान और आंखों में दरिंदगी। विक्रम ने कबीर से हाथ मिलाते हुए कहा, स्वागत के लिए शुक्रिया कबीर। तुम्हारे बुलावे पर आना तो लाजमी था। ईशा का खौफ। ईशा मेरी तरफ दौड़कर आना चाहती थी, पर विक्रम ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि वो कराह उठी। उसने ईशा को दूर बैठने का इशारा किया। ईशा की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो चुपचाप एक कोने में दुबक कर बैठ गई। कबीर ने मेज के दूसरे छोर से जोर से कहा, इतनी दूर क्यों बैठे हो विक्रम? ईशा को तारा के पास लाओ। विक्रम ने दिखावे की हंसी हंसते हुए ईशा को लगभग खींचते हुए मेरे पास वाली कुर्सी पर धकेल दिया। वह बेचारी लगभग गिरते गिरते बची। जैसे ही वो बैठी, उसने मेज के नीचे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। आर्यन ने बात शुरू की, विक्रम भाई, सुना है इस साल तुमने भी अपनी पसंद चुन ली है। विक्रम ने शराब का घूंट भरा और गंदी हंसी के साथ बोला, हां भाई, अब वंश आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। इस साल ब्रीडिंग तो शुरू करनी ही होगी। उसका अपनी होने वाली पत्नी के लिए ब्रीडिंग जैसे घटिया शब्द का इस्तेमाल करना मेरे खून को खौला रहा था। तभी ईशा ने मेरे कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कहा, तारा, मुझे यहां से बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज में जो बेबसी थी, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। खाने के दौरान विक्रम उस पर हुक्म चला रहा था, उसे जबरदस्ती खिला रहा था, और ईशा एक बेजान कठपुतली की तरह बस सिर झुकाए बैठी थी। बाथरूम में मुलाकात। खाना खत्म होते ही ईशा ने वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी। मैंने भी फौरन उसके पीछे जाने का बहाना बनाया। कबीर की नजरें मुझ पर टिकी थीं, मानो वो सब समझ रहा हो, पर उसने मुझे रोका नहीं। अंदर जाते ही ईशा मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तारा, वो राक्षस है। कल तक वो बहुत अच्छा नाटक कर रहा था, पर जैसे ही हम ट्रेन में बैठे, उसने मुझे अपनी जागीर समझ लिया।
वो मुझे जमीन पर सुलाता है और बात बात पर डराता है। मैंने उसे थामते हुए कहा, घबराओ मत ईशा, मैं तुम्हें यहां अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी, बस हिम्मत मत हारना। हमें ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बाहर से विक्रम की गरजती आवाज आई। हम तुरंत बाहर आए और वापस हॉल की तरफ बढ़े। विक्रम जाने के लिए तैयार था। उसने कबीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया अल्फा, दावत बहुत अच्छी थी। वो शब्द सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। अल्फा? तारा की जुबानी, नरेटर अल्फा? क्या कबीर सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं है? क्या वो इस पूरे इलाके का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक भेड़िया अल्फा है? अगर वो अल्फा है तो क्या वो मेरी बात मानेगा, या मेरी और ईशा की जिंदगी अब और भी बड़े संकट में है? अध्याय 12, शेर की मांद में। पृष्ठभूमि संगीत। तारा की जुबानी, नरेटर। मैं अपने कमरे में पागलों की तरह इधर उधर टहल रही थी। डिनर की एक एक बात मेरे दिमाग में किसी डरावने सपने की तरह घूम रही थी। पहले तो ईशा की हालत मेरी सबसे अच्छी सहेली उस घटिया विक्रम के साथ कितनी नाखुश थी, ये सोचकर ही मेरा कलेजा फटा जा रहा था। वो आदमी उसके साथ किसी जानवर की तरह पेश आ रहा था। और फिर रात का वो सबसे बड़ा धमाका। विक्रम ने कबीर को अल्फा कहा। जब मैंने वो शब्द सुना तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अल्फा, यानी इस पूरे इलाके का सबसे शक्तिशाली और क्रूर लीडर। मैं कल से उसे उसके नाम कबीर से बुला रही थी। हमारे समाज में अल्फा को उनके पद के अलावा किसी और नाम से बुलाना मौत को दावत देने जैसा है। और मैं उसे एक आम इंसान समझकर उसके साथ बहस कर रही थी। अब समझ आया कि वो प्राइवेट जेट, वो रौब, वो गुस्सा और वो कड़क अंदाज आखिर किस लिए था। उसकी उम्र इतनी कम थी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक अल्फा हो सकता है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। मुझ जैसी मामूली सी लड़की एक अल्फा की बराबरी कैसे कर पाएगी? तभी एक गरजती हुई आवाज ने मेरे ख्यालों को तोड़ दिया। तारा? मैं डर के मारे उछल पड़ी। सामने कबीर खड़ा था, उसकी आंखों में वही तीखापन था। क्या हुआ तुम्हें? पागलों की तरह क्यों चिल्लाई? मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारा नाम पुकार रहा हूं। कबीर ने झुंझलाते हुए कहा। मैं पीछे हटते हुए हकलाने लगी। मुझे अभी पता चला कि आप एक अल्फा हैं। कबीर, यह है बहुत बड़ी गलती है। मैं एक मामूली इंसान हूं। मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लायक नहीं हूं। कृपया मुझे जाने दीजिए। कबीर के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यही ड्रामा करोगी। वो दरवाजे के फ्रेम से सटकर खड़ा हो गया और बोला, तो तारा, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें यहां लाकर गलती की है? तुम्हें एक आलीशान कमरा दिया, तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट भेजा, तुम्हारी सहेली को खाने पर बुलाया। क्या ये सब तुम्हें कम लग रहा है? उसकी आवाज में अब गुस्सा था। मैं कांपने लगी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। पर आप मुझसे कहीं बेहतर हकदार हैं। मैं तो एक टूटी हुई मामूली सी लड़की हूं। मेरी आंखों से एक आंसू छलक गया। चुप करो, वह दहाड़ा। मैंने तुम्हें चुना है और अब तुम यहीं रहोगी। अपनी ये बेवकूफी भरी सिसकियां बंद करो और मुझे खुश रखने की कोशिश करो, समझे? उसने जोर से दरवाजा बंद किया और चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। वो मुझे बदतमीज समझ रहा होगा, पर मैं सिर्फ डरी हुई थी। लेकिन तभी मुझे ईशा का चेहरा याद आया। मुझे उसकी मदद करनी थी और उसके लिए मुझे कबीर को अपने पक्ष में करना ही होगा। मैंने एक गहरी सांस ली। डर को पीछे छोड़ते हुए मैं कबीर के कमरे की तरफ बढ़ी। अल्फा की मांद। उसके कमरे का दरवाजा बड़ा और भारी था। मैंने 2 बार दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। हार मानकर मैंने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा मेरे कमरे से भी ज्यादा शानदार था। सब कुछ ग्रे और ब्लैक थीम में। पूरे कमरे में कबीर की मर्दाना खुशबू बसी हुई थी। शेर की मांद में आने की हिम्मत जुटा ही ली तुमने? उम्मीद है कि अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगने आई होगी। मैं पलटी और मेरी सांसें थम गईं। कबीर बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक तौलिया लिपटा था। उसके गीले शरीर से पानी की बूंदें टपक रही थीं और उसके सीने और बाहों पर बने टैटू अब पूरी तरह साफ दिख रहे थे। वो किसी कलाकृति जैसा लग रहा था। माफ करना, मैंने दस्तक दी थी, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। वो करीब आने लगा। सच में? मुझे तो लगा तुम मुझे इस हाल में देखने के लिए ही अंदर घुसी हो। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। नहीं, मैं माफी मांगने आई थी। मैं डर गई थी और मैंने आपके साथ बदतमीजी की।
मुझे माफ कर दीजिए अल्फा। वो रुक गया। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। क्या? मैं हक्की बक्की रह गई। वही शब्द, आखिरी वाला। मैं फिर से सुनना चाहता हूं। वो मेरे इतना करीब आ गया कि मुझे उसके शरीर की तपिश महसूस हो रही थी। माफ कर दीजिए अल्फा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अचानक मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया और मेरे गालों को हल्के से दबाया। इस बार तुम हकलाई नहीं। बहुत अच्छी लड़की। देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो यह खतरनाक अल्फा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समझी? उसके होंठ मेरे होंठों के बहुत करीब थे। मेरी सांसें रुक गई थीं। मैंने बस अपना सिर हिलाया। उसने मुझे छोड़ दिया और पीछे हटकर हंसने लगा। एक अजीब एहसास। कबीर ने अपने तौलिए की गांठ खोली। मैंने तुरंत अपनी आंखें फर्श की तरफ झुका लीं। अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं तारा। वह जोर से हंसा। क्या मतलब? मैंने नीचे देखते हुए ही पूछा। सिर्फ 2 दिन और मैं तुम्हारी उत्तेजना, अराउजल को महसूस कर सकता हूं। तुम्हारी खुशबू सब सच बता रही है। मैंने झटके से ऊपर देखा। वो अब अपने बिस्तर के पास खड़ा था और उसने कपड़े पहन लिए थे। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे सब महसूस होता है। उसने चादर हटाते हुए बिस्तर पर लेटने की तैयारी की। अब अगर तुम यहां मेरे साथ सोने के इरादे से नहीं आई हो तो अपने कमरे में जाओ, बाकी बातें सुबह करेंगे। उसकी बेबाक बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं तुरंत पलटी और लगभग दौड़ते हुए उसके कमरे से बाहर निकल आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सच में सबसे अलग था। एक ऐसा अल्फा जिसे संभालना शायद मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मुझे ईशा के लिए कल सुबह उससे बात करनी ही होगी। अध्याय 12। अल्फा की पहली शर्त। पृष्ठभूमि संगीत, सुबह की शांति, लेकिन एक दबी हुई घबराहट के साथ। तारा की जुबानी, नरेटर। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपनी जिंदगी की सबसे सुकून भरी नींद का एहसास हुआ। काश मैं हमेशा ऐसे ही बिना अलार्म के जाग पाती। खिड़की के पर्दों से छनकर आती सूरज की पहली किरणों ने मेरे शानदार कमरे को एक सुनहरी चमक से भर दिया था। मैं बिस्तर पर उठकर बैठी, पर जैसे जैसे बीती रात की यादें ताज़ा हुईं, मेरा दिल फिर से भारी होने लगा। कबीर का अल्फा होना और ईशा की वो डरी हुई आवाज, सब कुछ एक तूफान की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगा। ईशा को मेरी मदद चाहिए थी, पर मैं खुद एक ऐसे इंसान या भेड़िए के चंगुल में थी जिससे बात करते हुए भी मेरी रूह कांपती थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। यह कबीर का तरीका नहीं था, क्योंकि उसकी दस्तक तो ऐसी होती है जैसे कोई दीवार गिरा रहा हो। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक नौकरानी खड़ी थी। उसके हाथ में सफेद रंग का एक लिफाफा था। शुभ प्रभात तारा जी, अल्फा ने यह पैगाम खास आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि इसे अभी और इसी वक्त खोलें। उसने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। मैंने धड़कते दिल से मोहर तोड़ी और पत्र खोला। उसमें लिखा था, मैं तुम्हें नीचे नाश्ते की मेज पर ठीक 10:30 बजे देखना चाहता हूं। देर मत करना, तुम्हारा बड़ा और डरावना अल्फा। उसका नीचे लिखा हुआ वो नाम पढ़कर मुझे अपनी बीती रात की बेवकूफ़ी पर और भी ज्यादा शर्म आने लगी। मैंने घड़ी देखी, 10:15। सिर्फ 15 मिनट? उसने जानबूझकर मुझे इतना कम वक्त दिया था ताकि वह मेरी परीक्षा ले सके। नाश्ते की मेज और नया इम्तिहान। मैं पागलों की तरह तैयार हुई। एक साधारण सी सफेद टी शर्ट और गर्मियों वाले शॉर्ट्स पहने, बालों की पोनीटेल बनाई और भागते हुए नीचे पहुंची। वो आलीशान हवेली दिन की रोशनी में और भी बड़ी और डरावनी लग रही थी। मुझे डर था कि कहीं मैं रास्ता न भटक जाऊं। शुक्र है कि मुझे डाइनिंग हॉल का रास्ता याद था। जब मैं वहां पहुंची तो मेज फूलों और नाश्ते के ढेरों पकवानों से सजी हुई थी, लेकिन हॉल खाली था। क्या मैं गलत जगह आ गई? तभी पीछे से कबीर की कड़क आवाज आई, बधाई हो तारा, तुम ठीक समय पर आ गई। चलो, बड़े और डरावने भेड़िए को अभी तुम्हें कच्चा चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैं चुपचाप उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। इतनी तनाव में क्यों हो छोटी इंसान? क्या अभी भी मेरे अल्फा होने का डर दिमाग से नहीं निकला? उसने मेरा गिलास संतरे के रस से भरते हुए पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कबीर ने अपनी प्लेट में ढेर सारा नाश्ता भर लिया। उसे खाते देख मैं सोच रही थी कि क्या वो सच में ये सब खत्म कर पाएगा। तभी उसने मुझसे पूछा, तो तारा, आज तुम्हारा क्या करने का इरादा है? अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कहां जाना चाहोगी? एक नाकाम कोशिश। यही मेरा मौका था।
मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, कबीर, मैं ईशा से मिलना चाहती हूं, उसे अपना कमरा दिखाना चाहती हूं और उसके साथ बगीचे में घूमना चाहती हूं। उसे भी फूल बहुत पसंद हैं। कबीर ने लापरवाही से कंधे उचकाए और बोला, सुनने में अच्छा है, पर नहीं, तुम उससे नहीं मिलोगी। मेरा दिल जैसे टूट गया। पर क्यों? कबीर ने अपना निवाला निगला और मेरी तरफ झुककर बोला, मैं तुम्हें यहां अपने साथ वक्त बिताने के लिए लाया हूं, तुम्हारी सहेली के लिए नहीं। तुम सालों से उसके साथ रही हो, कल रात भी तुम उससे मिली थी। अब बस। मैंने हार नहीं मानी, पर मैं उसके लिए फिक्रमंद हूं कबीर। मुझे लगता है कि वो अपने साथी विक्रम के साथ खुश नहीं है। कबीर ने अचानक अपना नैपकिन मेज पर पटका। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। ये तुम्हारा काम नहीं है तारा, दूसरों के मामलों में दखल देना बंद करो। भेड़िए के अपने कानून होते हैं, और अगर विक्रम कुछ गलत करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मैं मिला, जिसने तुम्हारी बदतमीजियों के बाद भी तुम पर हाथ नहीं उठाया। अपनी किस्मत पर शुक्र मनाओ और चुपचाप अपना नाश्ता करो। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि मैं अपनी कुर्सी में सिमट गई। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो एक पल में इतना नरम और दूसरे ही पल में इतना कठोर कैसे हो जाता है? एक नई शुरुआत? उसने दोबारा पूछा। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, सोच समझकर जवाब देना। आज कहां जाना है? मैंने अपने आंसू पीते हुए धीरे से कहा, क्या हम उस छोटे से कस्बे टाउन में जा सकते हैं जहां से हम कल गुजरे थे? मुझे वहां की छोटी दुकानें देखनी है। कबीर को यह सुझाव पसंद आया। बेहतर है, जाओ जूते पहनकर आओ, हम 5 मिनट में निकल रहे हैं। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भागी। कबीर के साथ रहना किसी रोलर कोस्टर की सवारी जैसा था। कभी मुझे उसके साथ बहुत सुकून मिलता, तो कभी उससे ज्यादा खौफनाक कोई नहीं लगता। तारा की जुबानी नैरेटर, पता नहीं ये रिश्ता मुझे कहां ले जाएगा। एक पल की खुशी और दूसरे पल का डर। क्या मैं इस अल्फा के साथ एक और दिन सुरक्षित गुजार पाऊंगी? बस उम्मीद है कि कस्बे की ये सैर हमें एक दूसरे के थोड़ा करीब लाएगी, ताकि मैं बाद में ईशा के बारे में फिर से बात कर सकूं। अध्याय 14, कस्बे की सैर और अनकहा खिंचाव। पृष्ठभूमि संगीत, हल्का और सुखद, लेकिन बीच बीच में तनाव का स्वर। तारा की जुबानी नरेटर। हवेली की बड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैंने देखा कि कबीर मुख्य द्वार पर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे के भाव एकदम शांत थे, जैसे आज सुबह नाश्ते की मेज पर कुछ हुआ ही न हो। मैंने भी खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, उसकी गहरी नजरें मुझ पर टिक गईं। तो कस्बे की सैर के लिए तैयार हो मेरी छोटी इंसान? उसने मजाक में कहा। उसकी आंखों की वो शरारत मेरी रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर देती थी। काश वह मुझे इस नाम से बुलाना बंद कर दे, आखिर उसे मेरा नाम पता है। मैंने बस सिर हिलाया। बाहर एक काले रंग की बड़ी जी वैगन गाड़ी खड़ी थी। कबीर को काला रंग बहुत पसंद था, ये मुझे अब तक समझ आ गया था। कस्बे तक का सफर खामोश रहा। रास्ते भर में यही सोचती रही कि कबीर से बात शुरू करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक छोटी सी बात इस इंसान को गुस्से से भर सकती है। कस्बे में दस्तक। जब हम कस्बे के पार्किंग लॉट में पहुंचे तो कबीर ने अपनी गाड़ी एकदम सामने खड़ी की। गाड़ी रुकते ही आसपास के लोगों की नजरें हमारी तरफ खिंच गईं। शायद वे उसकी गाड़ी पहचानते थे। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि आज मैं यहां के अल्फा के साथ सरेआम घूमने वाली हूं। मैं, जो एक मामूली सी इंसान हूं, और वो जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले, सूरज की गुनगुनी धूप हम पर पड़ी। कस्बे की गलियां बहुत प्यारी थीं, छोटी छोटी रंगीन दुकानें और एक सुकून भरा माहौल। हैरानी की बात यह थी कि हवेली के बाहर कबीर काफी शांत दिख रहा था। रास्ते में जो भी उसे नमस्ते अल्फा या आज का दिन बहुत अच्छा है अल्फा कहकर सम्मान दे रहा था, वह उनका जवाब बस सिर हिलाकर दे रहा था। अगर किसी दुकान के अंदर जाना हो तो मुझे बता देना, कबीर ने कहा। मेरी नजर सामने एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। वहां, मैंने हिचकिचाते हुए इशारा किया। वो दुकान बाहर से थोड़ी पुरानी लग रही थी, पर मुझे लगा कि उसके अंदर अनमोल खजाने छिपे होंगे। कबीर ने हामी भरी और हम सड़क पार कर दुकान के अंदर चले गए। किताबों का जादू। अल्फा, आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आज यहां आएंगे, वरना मैं थोड़ी साफ सफाई कर लेती। चश्मा पहने एक युवा लड़की दौड़ती हुई आई। कबीर ने बहुत शालीनता से जवाब दिया, धन्यवाद। मुझे उसकी नरमी देखकर अच्छा लगा। ये उसकी पसंद की जगह नहीं थी, फिर भी वो सिर्फ मेरे लिए यहां आया था। तुम जो चाहो चुन सकती हो, पैसे मैं दूंगा, कबीर ने पीछे से कहा। क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
मैंने कहा, पर मेरी नजरें पहले से ही एक किताब पर टिक गई थीं। मैंने कहा ना, चुनो, कम से कम 5 किताबें लेना ताकि जब तुम बोर हो तो इन्हें पढ़ सको। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। 5 किताबें, ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। मैंने मुस्कुराकर उसे शुक्रिया कहा। कबीर एक कॉल लेने के लिए बाहर चला गया और मैं किताबों की दुनिया में खो गई। वहां की लड़की बहुत अच्छी थी। उसने मुझे कुछ बेहतरीन किताबों का सुझाव दिया। उससे बात करना बहुत स्वाभाविक लग रहा था, जैसे हम पुराने दोस्त हों। जब कबीर वापस आया तो मेरे हाथ में 6 किताबें थीं। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? वो, यहां 6 किताबें हो गई हैं। मैं सोच रही हूं कि कौन सी एक वापस रखूं, मैंने शर्मिंदा होकर कहा। कबीर जोर से हंसा। 6 की 6 ले लो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने किताबें मेरे हाथ से लीं और काउंटर पर जाकर पैसे दे दिए। उसका ये व्यवहार मेरे दिल को छू गया। कैफे में अजीब वाकया। किताबों की दुकान से निकलने के बाद हम कस्बे की और गलियों में घूमे। कबीर ने मेरे हाथ से किताबों का थैला ले लिया था। तभी एक कैफे से ताजी कॉफी की महक आई। कॉफी पीना चाहती हो? कबीर ने मेरी आंखों की चमक देखकर पूछा। जैसे ही हम अंदर गए, वहां की वेट्रेस कबीर को देखते ही संवरने लगी। उसने जानबूझकर अपनी शर्ट थोड़ी नीचे की और अपनी छाती को उभारने की कोशिश की। मैं हैरान रह गई। क्या यह हमेशा ऐसा ही होता है? क्या हर औरत उसकी पार्टनर बनना चाहती है? कबीर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो वेट्रेस हमारे टेबल पर झुक गई। कबीर ने एक ब्लैक कॉफी मांगी और मैंने कैरामेल लाटे। वो वेट्रेस मुझे नजरअंदाज कर रही थी और उसकी नजरें सिर्फ कबीर पे थीं। कबीर का पारा चढ़ गया। कोई समस्या है क्या? वो गुर्राया। अल्फा, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकती हूं? कुछ भी। उसकी आवाज में बेशर्मी थी। अपनी नौकरी ठीक से करो और ये ऑर्डर किचन में ले जाओ ताकि मुझे 1 घंटे तक इंतजार न करना पड़े। कबीर ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। वो लड़की शर्म के मारे तुरंत वहां से भाग गई। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। वो दूसरी लड़कियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं था। कम से कम उसने इस 2 हफ्ते के ट्रायल के लिए मुझे चुना था। एक बार फिर ईशा का जिक्र। कॉफी पीते हुए कबीर ने मुझसे पूछा, तुम्हें वैसी ही किताबें क्यों पसंद है तारा? हमने किताबों और कहानियों पर थोड़ी बात की। वो पल बहुत सुकून भरा था। कैफे से बाहर निकलने के बाद हमारी नजर एक फूलों की दुकान पर पड़ी। फूलों को देखकर मुझे फिर से ईशा की याद आ गई। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, कबीर, ईशा के बारे में। कबीर तुरंत रुका और उसकी नजरें सख्त हो गईं। मुझे लगा था कि हम इस बारे में बात नहीं करने पर सहमत हुए थे तारा। उसकी तीखी आवाज ने मुझे चुप करा दिया। ये सही समय नहीं था। वो दूसरों के मामलों में पड़ना पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं ईशा को उस हाल में कैसे छोड़ सकती थी? तारा की जुबानी नरेटर। कबीर का स्वभाव समझना मुश्किल था। कभी वो बहुत प्यारा बन जाता तो कभी एकदम पत्थर दिल। मैं उसके साथ रहना चाहती थी, पर अपनी सहेली को इस हाल में छोड़कर नहीं। मैं क्या करूं? कबीर मदद नहीं करेगा, लेकिन मुझे ईशा को उस नर्क से निकालना ही होगा। क्या मैं कबीर को नाराज किए बिना ईशा की मदद कर पाऊंगी? अध्याय 15, हवेली के राज और एक नई उम्मीद। पृष्ठभूमि संगीत, रहस्यमयी और धीमा संगीत। तारा की जुबानी नरेटर। कस्बे की सैर के बाद हम जल्दी ही हवेली वापस लौट आए। कबीर को अपनी किसी जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचना था। जब से मैंने ईशा का जिक्र दोबारा किया था, वो मुझसे उखड़ा उखड़ा सा था। हमारी बातचीत अब बस हां और ना तक सिमट गई थी। मैं अगले 1 घंटे तक अपने ऑफिस में रहूंगा। तुम चाहो तो पूरी हवेली देख सकती हो। अभी तो तुमने इसका 10वां हिस्सा भी नहीं देखा है। बस एक बात याद रखना, बाहर जाने की कोशिश मत करना, मुझे तुरंत पता चल जाएगा। उसने चेतावनी देते हुए एक उंगली उठाई और बिना पीछे मुड़े अपने केबिन की तरफ चला गया। कबीर के जाने के बाद ये विशाल हवेली मुझे अपनी ओर खींचने लगी। उसने खुद ही तो कहा था कि मैं घूम सकती हूं। मैंने नीचे की मंजिलों से शुरुआत की। हर दरवाजा एक नई विलासिता, लग्जरी की कहानी कह रहा था। एक कमरे में मैंने एक आलीशान पियानो देखा, जिसकी चमक झूमरों की रोशनी में और भी बढ़ गई थी। मैं सोचने लगी कि क्या कबीर इसे बजाना जानता होगा। यादों का कमरा। मंजिल दर मंजिल घूमते हुए मैं एक ऐसे गलियारे में पहुंची जहां मैं पहले कभी नहीं आई थी। वहां अंत में एक दरवाजा था जो थोड़ा अलग लग रहा था। मैंने उसे खोला तो ऐसा लगा मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। पूरे कमरे में धूल की एक मोटी परत जमी थी। पुराने संदूक और यादों से भरे डिब्बे अलमारियों में सजे थे। यह कमरा कबीर के अतीत का कोई छिपा हुआ हिस्सा लग रहा था, जिसे जानबूझकर अंधेरे में छोड़ दिया गया था। तभी धूल से सनी एक फोटो फ्रेम पर मेरी नजर पड़ी।
मैंने उसे साफ किया तो अंदर की तस्वीर देखकर दंग रह गई। वो कबीर था, पर आज से काफी छोटा। उसके चेहरे पर वो सख्त मिजाज नहीं था, बल्कि वो समुद्र के किनारे खड़ा खिलखिलाकर हंस रहा था। उसके गले में बाहें डाले एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की थी। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए लग रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये लड़की कौन थी और कबीर के साथ इसका क्या रिश्ता था? क्या ये कमरा इसी लड़की की यादों के लिए था? कोने में रखी उसकी सैंडल और कपड़े देखकर मेरा दम घुटने लगा। हवेली की ये भव्यता अब एक मुखौटा लगने लगी थी, जिसके पीछे न जाने कितने राज दफन थे। मैं उस कमरे से तुरंत बाहर निकल आई और दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कबीर से इस बारे में कभी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि जाहिर था कि वो इन यादों को भूलना चाहता था। आर्यन से टक्कर। मैं खुद को संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं किचन की तलाश में निकल पड़ी। तभी अचानक मोड़ पर मैं किसी के सख्त सीने से टकरा गई और लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी। अरे संभल कर! एक जानी पहचानी मजाकिया आवाज आई। मैंने आंखें खोली तो सामने आर्यन खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था। मुझे माफ करना, मैं देख नहीं पाई, मैंने खुद को सीधा करते हुए कहा। तुम इंसान भी ना, कांच की तरह नाजुक होते हो। आर्यन ने हंसते हुए सिर हिलाया। उसकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। इस घर में कबीर के सख्त माहौल के बीच आर्यन जैसे इंसान का होना किसी राहत से कम नहीं था। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? कबीर की मीटिंग थोड़ी लंबी खिंच गई है, तो उसने मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा था। मैं पिछले 20 मिनट से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, आर्यन ने हाथ बांधते हुए कहा। मैं बस किचन जा रही थी, थोड़ा पानी पीने, और रास्ते में कमरे देख रही थी, मैंने झेंपते हुए कहा। किचन? वो तो दूसरी तरफ है, आर्यन ने हंसते हुए इशारा किया। चलो मैं ले चलता हूं। एक अनपेक्षित सवाल। हम किचन में पहुंचे, जहां मसालों की सौंधी महक फैली थी। आर्यन ने दरवाजा खोला और दीवार के सहारे टिककर खड़ा हो गया। तारा, दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम्हारी उस सहेली के बारे में, आर्यन ने अचानक कहा। मेरा दिल जोर से धड़का। ईशा के बारे में? हाँ वही, काफी खूबसूरत है वो, है ना? आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं एकदम सुन रह गई। आर्यन ईशा के बारे में पूछ रहा था। यह बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था, लेकिन तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। तारा की जुबानी नरेटर, अगर आर्यन को ईशा में दिलचस्पी है तो शायद यही एक रास्ता है उसे विक्रम के चंगुल से बचाने का। क्या आर्यन मेरी मदद कर सकता है? क्या ये ईशा की आजादी की शुरुआत हो सकती है? अध्याय 16, उम्मीद की एक किरण। पृष्ठभूमि संगीत, एक शांत लेकिन गंभीर माहौल। तारा की जुबानी नरेटर, आर्यन का अचानक ईशा के बारे में पूछना मुझे चौंका गया। मेरे मन में उम्मीद और घबराहट की एक लहर सी उठी। क्या ये वही मौका था जिसका मैं इंतजार कर रही थी? कल रात खाने की मेज पर आर्यन बहुत ध्यान से सब देख रहा था। उसने खुद देखा था कि विक्रम ने ईशा के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। शायद उसे भी ये सब गलत लग रहा हो। हाँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बचपन से हम साथ हैं, मैंने सावधानी से जवाब दिया। मेरी नजरें आर्यन के चेहरे पर टिकी थीं, यह जानने के लिए कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। आर्यन दरवाजे से हटा और पास के काउंटर पर रखी एक ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके सामने बैठ गई। वो थोड़ा आगे झुका और अपनी कोहनियां काउंटर पर टिका दी। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बोला, सच बताऊं तारा, तो मैं शादियों या डेटिंग में बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता। मुझे हमेशा लगा कि तुम इंसान सिर्फ हमारा ध्यान खींचने के लिए बेताब रहते हो। आर्यन थोड़ा हंसा और उसने सिर हिलाया। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, पर मैं जानती थी कि वो सच कह रहा है। हम इंसानों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि भेड़ियों को खुश कैसे रखना है। क्या वाकई हम उनके लिए बेताब थे, या ये सिर्फ हमारी मजबूरी थी? लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद इस बार मैंने एक अच्छी लड़की को अपने हाथ से जाने दिया, आर्यन ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे हट गई। क्या वो मेरी बात कर रहा है या ईशा की? मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। मैं यहां किसी नए बखेड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। मेरी घबराहट को भांपते हुए वो फिर हंसा। अरे डरो मत, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। कबीर को अगर ऐसा शक भी हुआ ना, तो वो मेरी जान ले लेगा। उसकी इस बात से मेरी जान में जान आई और मैंने राहत की सांस ली। विक्रम का काला सच। देखो तारा, जो मैंने देखा है उससे साफ है कि तुम्हारी सहेली के साथ कुछ तो गलत हो रहा है।
ईशा जैसी लड़की का विक्रम जैसे इंसान के पाले पड़ना सच में बहुत बुरा है। आर्यन की आवाज अब गंभीर थी। उसने आगे बताया, सच तो ये है कि विक्रम जैसे मर्दों को इन फैसलों, जजमेंट डेज में आने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। वो एक नंबर का अय्याश आदमी है। आर्यन की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। अगर खुद एक भेड़िया विक्रम के बारे में ऐसा कह रहा है तो सोचो वो ईशा के साथ क्या कर रहा होगा। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है ना, शायद बाद में सब ठीक हो जाए। मैंने उम्मीद जगाने की कोशिश की। मुझे लगा कि शायद विक्रम का मन भर जाए और वो ईशा को छोड़ दे। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे तारा, इससे पहले कि तुम कुछ समझो वो उसे पूरी तरह तोड़ चुका होगा। वो कोई सुलझा हुआ आदमी नहीं है। आर्यन की बात ने मेरे पेट में मरोड़ पैदा कर दी। ईशा ये सब डिजर्व नहीं करती थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए पर मैंने उन्हें रोक लिया। आर्यन ने मेरी हालत देखी और अपना गला साफ करते हुए बोला, माफ करना, मैं शायद ज्यादा ही कड़वा बोल गया। तुम अपनी दोस्त के लिए परेशान हो, मैं समझ सकता हूं। एक गुप्त समझौता। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं खुद जाकर ईशा से मिलूं और देखूं कि वो कैसी है? मैं इस कबीले का बीटा हूं तो घरों की जांच करना मेरा काम है। कोई शक नहीं करेगा, आर्यन ने प्रस्ताव रखा। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। क्या आप वाकई ऐसा करेंगे? पर फिर मुझे कबीर का ख्याल आया। लेकिन अगर कबीर को पता चला कि मैंने आपसे ये सब कहा है तो वह पहले ही मुझसे नाराज है। आर्यन खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह बहुत बिजी आदमी है तारा। उसके पास इन छोटी छोटी बातों के लिए वक्त नहीं है। इसीलिए उसने मुझे और रुद्र को रखा है। वो सिर्फ अल्फा नहीं है, वो द अल्फा है। उसके पास संभालने के लिए बहुत बड़े मसले हैं। उसने फ्रिज से 2 कोल्ड ड्रिंक निकाली और एक मेरी तरफ बढ़ाई। यकीन मानो, वो दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा सख्त है। उसका तुम्हें चुनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो सच में तुम्हें पसंद करता है और अपनी बिजी लाइफ में तुम्हारे लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन की बातों ने मेरे दिल को थोड़ी शांति दी। वो वाकई एक अच्छा इंसान या भेड़िया था। ठीक है, मैं ईशा से मिलने जाऊंगा और हम कबीर को कुछ नहीं बताएंगे। उसे पता भी नहीं चलेगा, आर्यन ने आंख मारते हुए कहा। शुक्रिया, मैंने धीरे से कहा। कबीर की अचानक एंट्री। तभी किचन का दरवाजा खुला। किस बात का शुक्रिया अदा किया जा रहा है? कबीर की भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। वो अंदर आया और टोकरी से एक सेब उठाकर उसमें बड़ा सा कट लगाया। मेरी हथेलियों में पसीना आने लगा। क्या उसने सब सुन लिया? आर्यन ने बहुत चतुराई से अपनी खाली कैन दिखाई। ड्रिंक के लिए शुक्रिया कह रही थी। कबीर ने अपनी घड़ी देखी। मेरी 10 मिनट में एक और बेकार सी मीटिंग है। आर्यन, क्या तुम थोड़ी देर और इसे बेबीसिट, ध्यान रखना कर सकते हो? उसने मेरी तरफ देखकर आंख मारी, जैसे मुझे चिढ़ा रहा हो। दरअसल मैं कुछ घरों के दौरे पर जा रहा था, आर्यन ने कहा। तो इसे भी साथ ले जाओ। 1-2 घंटे के लिए घर से बाहर घूमेगी तो इसका भी मन लगा रहेगा, कबीर ने बिना किसी शक के कहा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन मुझे साथ ले जा रहा था ईशा से मिलने। ठीक है, डिनर तक वापस ले आना, कबीर ने कहा और बाहर निकल गया। तारा की जुबानी नैरेटर। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। कबीर ने खुद मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दी। अब मैं ईशा से मिल सकती थी और देख सकती थी कि वो किस हाल में है। आज का दिन उम्मीद से कहीं बेहतर होने वाला था। अध्याय 17। खिड़की के पीछे का सच। पृष्ठभूमि संगीत, एक हल्की घबराहट और सस्पेंस भरा संगीत। तारा की जुबानी नरेटर। मैं हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकली, जहां ताजी हवा और खिली हुई धूप ने मेरा स्वागत किया। सामने कतार में एक से बढ़कर एक शानदार गाड़ियां खड़ी थीं। आर्यन आगे बढ़ा और अपनी खाकी रंग की लैंड रोवर की तरफ इशारा किया। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे और हवेली के बड़े फाटकों से बाहर निकले, मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। जहां तक मुझे याद है, विक्रम ज्यादा दूर नहीं रहता, आर्यन ने गाड़ी चलाते हुए कहा। हाँ, ईशा ने कहा था कि वो बस पहाड़ी के नीचे वाले मोहल्ले में रहती है, मैंने जवाब दिया। रास्ते में मैंने देखा कि यह पूरा इलाका कितना साफ सुथरा और व्यवस्थित था। यहाँ के भेड़िए न केवल अपनी कदकाठी बल्कि अपने घरों और रहन सहन पर भी बहुत गर्व करते थे। ये रही वो गली। आर्यन ने नीचे की तरफ एक मोड़ लिया, जहां और भी भव्य घर नजर आने लगे। जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ईशा ने कल बताया था कि उसे जमीन पर गद्दे पर सुलाया जाता है। विक्रम के पास पैसा और बड़ा घर तो था, लेकिन उसका व्यवहार किसी दरिंदे जैसा था। मकान नंबर 60 यही है। आर्यन ने एक सादे लेकिन बड़े घर के सामने गाड़ी रोकी। उसने इंजन बंद किया, पर मैं अपनी सीट से चिपकी रही।
क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? आर्यन ने थोड़ा मजाक में कहा। मैं बस थोड़ी डरी हुई हूं। मैंने एक लंबी सांस ली। अरे तुम कबीले के सबसे भरोसेमंद बीटा के साथ हो। कबीर के बाद मेरी ही चलती है यहां, तो चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आर्यन के आत्मविश्वास ने मुझे थोड़ी राहत दी। खाली घर या एक कैद? हम गाड़ी से बाहर निकले। आर्यन के लंबे डगों स्टेप्स के साथ तालमेल बिठाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। पता नहीं इन भेड़ियों के पैर इतने लंबे क्यों होते हैं। जैसे ही हम मुख्य द्वार पर पहुंचे, आर्यन ने जोर से दस्तक दी। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। मेरा दिल बैठने लगा। क्या वे बाहर गए हैं? मैंने मायूसी से पूछा। आर्यन ने फिर से दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। लगता है किस्मत खराब है तारा, हमें फिर कभी आना होगा, आर्यन ने मुड़ते हुए कहा। मैं भारी कदमों से वापस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल टूट गया था। ईशा से मिलने का यही इकलौता मौका था, और वो भी हाथ से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर घर की ऊपरी मंजिल की तरफ देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अंदर ही है, मैंने धीरे से कहा। ऊपर की खिड़की के पर्दे के पीछे से ईशा हमें देख रही थी। मैंने तुरंत हाथ हिलाया। आर्यन भी गाड़ी से बाहर निकल आया। धूप की वजह से साफ नहीं दिख रहा था, पर ईशा के चेहरे पर डर साफ था। वो सड़क पर इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। मैंने उसे इशारा किया कि दरवाजा खोले। वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और खिड़की से ओझल हो गई। दबी हुई चीख और एक पुरानी सहेली। तुम खुशकिस्मत हो। आर्यन हंसा। कुछ ही देर में अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आई और ईशा का चेहरा सामने आया। वह बुरी तरह डरी हुई थी। शुभ संध्या ईशा। शायद तुम्हें याद हो, मैं कबीले का बीटा हूं। आर्यन ने बहुत ही अधिकार के साथ कहा और उससे हाथ मिलाया। ईशा हमें देखकर राहत में तो थी, पर उसके चेहरे पर दर्द के निशान थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आर्यन ने पूछा। मुझे नहीं पता। विक्रम ने कहा था कि उसके जाने के बाद मैं किसी के लिए दरवाजा न खोलूं। ईशा हकलाते हुए बोली। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं समझता हूं, लेकिन बीटा होने के नाते घरों की जांच करना मेरा फर्ज है। विक्रम समझ जाएगा कि तुमने मुझे अंदर क्यों आने दिया। मुझ पर यकीन रखो, आर्यन ने जोर देकर कहा। आर्यन की इस जिद के लिए मैं उसकी शुक्रगुजार थी। आखिरकार ईशा ने दरवाजा पूरा खोल दिया और हम अंदर चले गए। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, मैंने अपनी सहेली को गले लगा लिया। मेरा कलेजा फटा जा रहा था। आर्यन ने दरवाजा बंद किया और घर के कमरों का मुआयना करने लगा। ईशा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं, मैंने सिसकते हुए कहा। मैं भी तारा, पर मैं यहां और नहीं रह सकती, ईशा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। नर्क की झलक। आर्यन वापस हमारे पास आया। तुम्हारा साथी कहाँ है? ये घर नीचे से तो साफ था, पर कबीर की हवेली जैसी चमक यहां नहीं थी। वो अक्सर बाहर ही रहते हैं, शायद किसी बार पब में गए हैं, ईशा ने कांपते हुए जवाब दिया। वो कब तक वापस आएंगे? आर्यन ने पूछा। पता नहीं, अभी 1 घंटा पहले ही निकले हैं, तो शायद देर से आए, ईशा ने कहा। ठीक है, तुम दोनों जाकर बैठो और बातें करो, तब तक मैं ऊपर की जांच कर लेता हूं। आर्यन ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली, जैसे वो मुझे ईशा से अकेले में बात करने का मौका दे रहा हो। शुक्रिया। मैंने उसे देखा। वो मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तारा की जुबानी नरेटर। आखिरकार अब मैं ईशा से सच जान सकती थी, लेकिन मुझे डर था कि वो जो बताएगी उसे सुनकर शायद मेरा दिल दहल जाए। विक्रम ने उसके साथ क्या क्या किया था, ये जानने का वक्त आ गया था। अध्याय 18। जख्मों का हिसाब। पृष्ठभूमि संगीत गमगीन और तनावपूर्ण। तारा की जुबानी नैरेटर। मैं ईशा के पीछे पीछे उसके साफ सुथरे किचन में गई। पूरे घर में सफाई की महक थी और सब कुछ चमक रहा था, पर यह चमक आंखों को चुभ रही थी। देखो तारा, मुझे बुरा लग रहा है, पर वो मुझे यहां सिर्फ पानी पीने की इजाजत देता है। बाकी सब कुछ उसने पेंट्री स्टोर रूम में बंद करके रखा है। ईशा ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिस पर एक भारी ताला लटका हुआ था। पर क्यों? मेरी चीख निकल गई। उसने खाने पीने की चीजों पर ताला क्यों लगाया है? उसका कहना है कि हम इंसानों के लिए चीनी अच्छी नहीं होती। वो कहता है कि हम बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। ईशा ने फीकी हंसी हंसते हुए फ्रिज से पानी की 2 बोतलें निकाली। वो खुद तो कोई मॉडल नहीं है। उस बदतमीज को खुद मीठे से दूर रहना चाहिए, न कि तुम पर पाबंदी लगानी चाहिए। उसकी शराब की तोन तो कम नहीं होती और जुल्म तुम पर कर रहा है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था।
कल रात डिनर पर जब मैंने उसे देखा था तभी मुझे वो किसी दानव जैसा लगा था। सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि मैं मीठे को इतना याद करूंगी। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। ईशा ने सिर झुका लिया। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वो चुलबुली ईशा जो पूरे कमरे की रौनक बढ़ा देती थी, आज एक जिंदा लाश लग रही थी। छिपकर की गई मुलाकात। तुम आज मुझसे मिलने कैसे आ पाई? क्या तुम्हारे अल्फा ने तुम्हें आने दिया? ईशा ने पूछा। मैंने देखा कि बात करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। सच कहूं तो उसे पता है कि मैं बाहर आई हूं, पर उसे ये नहीं पता कि मैं यहां आई हूं। मैंने घबराकर जवाब दिया। क्या? तारा, वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहां आ जाएगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ईशा घबराकर इधर उधर देखने लगी। शांत हो जाओ ईशा, मैं आर्यन के साथ आई हूं। सब ठीक है। मैंने उसे ढांढस बंधाया। मैं उसे और तनाव नहीं देना चाहती थी। मुझे सच सच बताओ ईशा, यहां तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? वो कितना बुरा बर्ताव कर रहा है? ईशा की आंखों में आंसू भर आए। बहुत बुरा तारा। घर बहुत सुंदर है, इलाका अच्छा है, मैं तुम्हारे पास ही हूं, पर मेरा साथी गलत है। काश मुझे उसके अलावा कोई भी और मिला होता। उसने सिसकते हुए अपने स्वेटर की आस्तीन ऊपर करना शुरू किया। खुरदरा कपड़ा उसकी त्वचा पर रगड़ खा रहा था। जैसे ही कपड़ा हटा, मेरा दिल दहल गया। उसकी गोरी बाहों पर लाल रंग के गहरे, गोल और जले हुए निशानों का अंबार था। नर्क की दास्तां। ये कैसे हुआ? मैंने उसका हाथ पकड़कर नजदीक से देखा। कल रात डिनर के बाद वो इस बात पर भड़का हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ बाथरूम क्यों गई थी। उसने मुझे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर एक कुर्सी से बांध दिया। वहां कोयले वाली अंगीठी जल रही थी। ईशा की आवाज कांप रही थी। उसने क्या किया? मैंने दबी आवाज में पूछा। उसके पास एक सिगार था। उसने सिगार को अंगीठी में गर्म किया और उसका जलता हुआ सिरा मेरी खाल पर रख दिया। उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था ताकि मैं चिल्ला न सकूं। मैं बस तड़पती रही और वो बार बार उसे गर्म करके मेरी खाल जलाता रहा। ईशा फूट फूट कर रोने लगी। उसने पूरी रात मुझे उसी कुर्सी पर बंधा छोड़ दिया ताकि मैं अपने उस गुनाह को याद कर सकूं। तारा, मैं इस तरह जीने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। मेरा खून खौल उठा। एक तरफ कबीर था जो मुझे रानियों की तरह रख रहा था और दूसरी तरफ मेरी सहेली इस नर्क में थी। आर्यन का भयानक गुस्सा। उसने क्या किया? किचन में अचानक एक दहाड़ गूंजी। हम दोनों डर के मारे अपनी जगह से उछल पड़े। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। ईशा ने तुरंत अपनी आस्तीनें नीचे कर लीं, पर बहुत देर हो चुकी थी। छिपाओ मत, मुझे दिखाओ, आर्यन चिल्लाया। मैंने आर्यन का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। वो शांत और मजाकिया रहने वाला भेड़िया अब एक शिकारी लग रहा था जो किसी को भी चीर फाड़ सकता था। प्लीज आर्यन जी, वो मुझे मार डालेगा अगर उसे पता चला कि मैंने किसी को दिखाया है। ईशा पीछे हटने लगी, पर आर्यन नहीं रुका। उसने झपटकर ईशा का हाथ पकड़ा और उसकी आस्तीन ऊपर कर दी। उन जले हुए निशानों को देखकर आर्यन की आंखों में एक अजीब सी खुखार चमक आ गई। किचन में एक भारी सन्नाटा छा गया। सिर्फ आर्यन की तेज आती जाती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तारा की जुबानी नरेटर। अब आर्यन क्या करेगा? क्या वो विक्रम को सबक सिखाएगा या फिर कबीर को सब बता देगा? जो भी हो, अब ये मामला सिर्फ इंसानों का नहीं रह गया था। अध्याय 19। तूफान से पहले की शांति। पृष्ठभूमि संगीत, भारी सन्नाटा और रहस्यमयी धुन। तारा की जुबानी नरेटर। आर्यन के चेहरे पर गुस्सा अब ठंडे पत्थर जैसा जम चुका था। ईशा और मैं पूरी तरह सहमे हुए खड़े थे, ये सोचकर कि अब क्या होगा। आर्यन ने ईशा की कलाई छोड़ दी और मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। चलो, मैं तुम्हें वापस हवेली छोड़ देता हूं, उसने सपाट आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। क्या मैंने सही सुना? क्या हम ईशा को इसी नर्क में छोड़कर जा रहे थे? क्या एक बीटा बस इतना ही कर सकता था? क्या? मैं हकलाने लगी। मेरी सहेली ईशा किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। वो भी आर्यन के इस फैसले से स्तब्ध थी। सुना नहीं तुमने? चलो यहां से। आर्यन ने अपनी बात दोहराई और बिना पीछे मुड़े घर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया। मैंने ईशा को देखा। मेरी आंखों में शर्म और बेबसी थी। मैं हार नहीं मानूंगी ईशा, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। मैंने उसे जोर से गले लगाया। वो किसी बेजान साए की तरह मेरे गले लग गई। शायद उसे अब किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मैंने आखिरी बार कहा। मैं भी, ईशा की आवाज किसी ठंडी आह की तरह निकली। तारा,
जल्दी आओ, बाहर से आर्यन की आवाज गूंजी। मैंने भारी मन से ईशा का घर छोड़ दिया। गाड़ी में बैठते समय सूरज की रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। मुझे बार बार ईशा की बाहों पर बने हुए जलने के निशान याद आ रहे थे। आर्यन का रहस्यमयी कदम। गाड़ी में बैठने के बाद मैं आर्यन से नजरें चुरा रही थी। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक आर्यन ने गाड़ी रोकी। यहीं रुको, हिलना मत, उसने कहा और दरवाजा पटककर वापस ईशा के घर की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे मन में उम्मीद जागी। क्या वो ईशा की मदद करने गया है? क्या उसने अपना इरादा बदल लिया? मैं 10 मिनट तक गाड़ी में अपनी उंगलियां मरोड़ती रही। जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। इस बारे में कबीर से एक लफ्ज भी मत कहना, आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी। आर्यन, आप वापस क्यों गए थे? मैंने पूछा। जितना कम जानो उतना तुम्हारे लिए बेहतर है, उसने बस इतना ही जवाब दिया। उसका दोस्ताना व्यवहार अब गायब हो चुका था। हवेली में मचा तांडव। जब हम हवेली पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बड़ा हमला हुआ हो या किसी ने कत्लेआम मचाया हो। मुख्य हॉल में फूलों का बड़ा गमला चकनाचूर पड़ा था। चारों तरफ कांच के टुकड़े और पानी फैला हुआ था। दीवारों पर लगी तस्वीरें और पेंटिंग्स नीचे गिरी पड़ी थीं। गलियारे का लैंप भी टूटकर लाखों टुकड़ों में बंट चुका था। कबीर, आर्यन ने जोर से आवाज लगाई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या कोई अंदर घुस आया था? इतनी सुरक्षा के बावजूद? तभी सामने से एंथनी आता दिखा। एंथनी, कबीर कहाँ है? ये सब क्या है? आर्यन ने पूछा। बस, उसका एक और गुस्सा। मीटिंग में किसी अल्फा साइलो ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, बस फिर क्या था? एंथनी ने एक फीकी हंसी के साथ जवाब दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं डर के मारे चीख पड़ी। दरवाजा खुला और एक सफाई करने वाली महिला अंदर आई। कबीर ने पहले ही उन्हें सफाई के लिए बुला लिया था। आर्यन मेरी हालत देखकर मुस्कुराया। शांत हो जाओ तारा, डरने की बात नहीं है। कबीर का सामना। तारा, चलो उसे ढूंढते हैं, आर्यन ने इशारा किया। मेरे पैर कांप रहे थे। कबीर जब गुस्से में होता था तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता था। एंथनी और आर्यन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे, जबकि मैं उनके पीछे छिपती हुई चल रही थी। हम कबीर के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे। वो अंदर ही है, आर्यन ने कहा। दरवाजे के पार से कबीर की भारी और दबंग मौजूदगी महसूस हो रही थी। एक काम करते हैं, तारा को पहले अंदर भेजते हैं, उसे देखकर शायद उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, एंथनी ने सुझाव दिया। क्या? मैं? पर मैं क्यों? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये लोग मुझे बलि का बकरा बना रहे थे। अरे डरो मत, हम यहीं बाहर खड़े हैं। अगर तुम चिल्लाई तो हम बचाने आ जाएंगे, आर्यन ने हंसते हुए मुझे आगे धकेला। मेरा हाथ कांपते हुए दरवाजे के हैंडल पर गया। मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है। क्या वो मुझ पर चिल्लाएगा या फिर ये गुस्सा कुछ और ही रूप लेगा? मैंने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और दरवाजा धकेल दिया। अध्याय 20, साये और सच। तारा का नजरिया, टेसाज पीओवी। जैसे ही मैं उस धुंधले ऑफिस के अंदर कदम रखती हूं, आर्यन और एंथनी बिना समय बर्बाद किए पीछे से दरवाजा पूरी तरह बंद कर देते हैं। उन्होंने मुझे शेर की मांद में अकेला छोड़ दिया था। कमरे में अंधेरा था। खिड़कियों के फर्श तक लंबे पर्दों को कसकर बंद किया गया था। बस ऊपर के हिस्सों से सूरज की रोशनी की एक बहुत ही पतली लकीर छनकर अंदर आ रही थी। मेरी आंखें उस कमरे में मचे मलबे को देख रही थीं। किताबें और ऑफिस का सामान पूरे फर्श पर बिखरा हुआ था। यहां तक कि काम करने वाली भारी मेज को भी पलट दिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करूं। मैं डरते हुए एक छोटा कदम आगे बढ़ाती हूं, तभी कोने में रखे सोफे से एक भारी और गहरी आवाज आती है, मैं यहां हूं। मैं मुड़ी तो देखा कि कबीर एक साये की तरह कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठा है। उसके दोनों हाथ कुर्सी के हत्थों पर टिके थे। क्या आप ठीक हैं? मैं हकलाने लगी। मुझे अभी तक अंदाजा नहीं था कि वो शांत हो चुका है या अब भी गुस्से में है। यहां आओ, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज थोड़ी कटी फटी सी थी। मैंने अपने कांपते हाथों को आपस में भींच लिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। बिखरे हुए सामान के बीच से रास्ता बनाना किसी बाधा दौड़ जैसा था। हैरानी की बात यह थी कि कमरे का ये कोना बिल्कुल सुरक्षित था। चिमनी के पास रखी दोनों कुर्सियां अपनी जगह पर सीधी खड़ी थीं। बैठो, कबीर ने कहा। मैं उसकी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई।
अब इतनी नज़दीक होने की वजह से मैं उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े बेहतर देख पा रही थी। तुमने आर्यन के साथ बाहर क्या क्या किया? उसने पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। हाँ, वो बाहर ताज़ी हवा लेना अच्छा लगा, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। वो अपना सिर एक तरफ झुकाकर मेरी बातों को तौलने लगा। कहाँ गए थे तुम लोग? उसने अगला सवाल दागा। अब मेरे हाथ पसीने से भीगने लगे थे। क्या उसे पता था हम कहाँ गए थे? ज्यादा दूर नहीं, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा और डर के मारे अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। तुम घबराई हुई हो? उसने तुरंत भांप लिया। आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। क्या उसे पता चल गया कि मैं ईशा से मिलने गई थी? आखिर वो अल्फा है, उससे कुछ भी छिपाना मुश्किल था। तुम्हारी हकलाहट ये फिर से बढ़ गई है, उसने गौर किया। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगी कि जब भी मैं घबराती हूं मेरी हकलाहट वापस आ जाती है। हमारे बीच खामोशी छा गई। वो अपनी गहरी और तेज नजरों से मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरी रूह को पढ़ रहा हो। क्या सफाई करने वाले आए थे? उसने अचानक एक सामान्य सवाल पूछा। मैंने हां में सिर हिलाया। उसने एक ठंडी आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने बात को संभालने के लिए कहा, आर्यन और एंथनी दोनों बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगा शायद इससे ध्यान मुझ पर से हट जाएगा। वो हल्का सा हंसा और अपना सिर हिलाने लगा। नहीं, वे बाहर नहीं हैं। वे मेरे साथ ही ऊपर आए थे आपको ढूंढने। मैंने बहुत ही नरमी से अपनी बात रखी। उसकी आंखों में एक चमक आई और पहली बार उसका वो नरम पक्ष बाहर आया। नहीं परी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वे केवल तुम्हें मेरे पास छोड़ने के लिए ऊपर आए थे। इसका मतलब? उन्होंने बस मुझे ढूंढने का नाटक किया था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं यहां हूं। मैंने उन्हें माइंड लिंक के जरिए बता दिया था, कबीर ने साफ किया। मैं सन्न रह गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पहले अंदर जाना चाहिए क्योंकि आप मुझ पर कम गुस्सा करेंगे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि उन दोनों ने मेरे साथ मजाक किया। कबीर इस बार दिल खोलकर हंसा। उसकी हंसी मेरे कानों में संगीत की तरह गूंजी। मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि मैं डर रही थी कि अंदर कोई राक्षस बैठा होगा। तो ये एक मजाक था? मैंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा। कबीर की हंसी धीरे धीरे शांत हुई और उसने सिर हिलाया। लेकिन मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? कि मैं दरवाजा खोलते ही तुम्हें फाड़कर रख दूंगा? पागल लड़की, कबीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस किसी बात पर बहुत गुस्से में था और जब मैं गुस्से में होता हूं तो मैं चीजें तोड़ देता हूं ताकि मैं लोगों को न तोड़ दूं। मैंने राहत की सांस ली। मतलब ये लोगों की जान बचाने का उसका अपना तरीका था। बस सफाई करने वालों के लिए मुझे बुरा लगता है जब भी ऐसा होता है। उसने एक और मजाक किया और इस बार मैं भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमें अब डिनर कर लेना चाहिए, क्या कहती हो? उसने कुर्सी से उठते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। नीचे पहुंचते ही एक सफाई कर्मचारी कबीर के पास आई। अल्फा, और कहां कहां सफाई करनी है? शुक्रिया इजी, बस मेरा ऑफिस और किचन में भी थोड़ा बिखरा हुआ है, कबीर ने मेरा हाथ हल्के से दबाते हुए कहा। मैं तो भूल ही गई थी कि हमने हाथ पकड़ रखे हैं। हॉल दोबारा बिल्कुल चमक रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम डाइनिंग रूम में पहुंचे जहां से बेहतरीन खुशबू आ रही थी। मेज पर स्वादिष्ट पकवान सजे थे। आज रात सिर्फ हम दोनों हैं तारा, उसने मेरी कुर्सी खींचते हुए कहा। पता नहीं आर्यन और एंथनी कहां चले गए थे, पर आज कबीर का यह शांत रूप देखकर मुझे पहली बार लगा कि शायद वो मेरी बात सुनेगा। अध्याय 21, आधी रात का हंगामा। तारा का नजरिया, पीओवी। आज रात का खाना मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर था। स्टेक का हर एक निवाला इतना स्वादिष्ट था कि मेरे मुंह से अनजाने में ही तारीफ निकल रही थी। कबीर ने भी खाने की प्रशंसा की और बताया कि वीकेंड पर यहां एक नया शेफ आता है। बातों बातों में मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आज शनिवार हो गया है। यह हफ्ता मेरे लिए इतना उथल पुथल भरा रहा है कि मुझे दिनों का होश ही नहीं रहा। तुम्हें आर्यन पसंद है ना? कबीर का यह अचानक सवाल मेरे कानों में पड़ा और मैं एकदम सीधी होकर बैठ गई। मुझे डर लगा कि कहीं उसने दोपहर में हमें किचन में साथ देखकर कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। क्या? मैं बस इतना ही कह पाई। अपनी हकलाहट पर मुझे खुद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इससे मैं और भी शक के घेरे में आ रही थी। तुम उसके साथ काफी सहज, कंफर्टेबल दिखती हो, उतनी घबराई हुई नहीं जितनी मेरे सामने रहती हो, कबीर ने अपना आखिरी निवाला चबाते हुए कहा। हाँ, उसका स्वभाव थोड़ा नरम है, बिल्कुल आपकी तरह, मैंने समझाते हुए कहा। कबीर ने मेज से नैपकिन उठाया और अपना मुंह पोंछकर उसे नीचे रख दिया, जो इस बात का संकेत था कि उसका खाना खत्म हो गया है। तुम्हें लगता है कि मैं नरम स्वभाव का हूं?
उसने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। मेरी आंखें फैल गईं। मुझे लगा शायद उसे ये बात अपमानजनक लगी हो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है कि मेरे प्रति आपका व्यवहार अब नरम हो गया है। आप और आर्यन दोनों मेरे साथ थोड़े खुशमिजाज रहते हैं और मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने किसी भेड़िए से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। कबीर अपनी गहरी हरी आंखों से मुझे घूरता रहा। मैंने उस खामोशी को तोड़ने के लिए पानी का एक लंबा घूंट भरा। क्या तुम्हें यह सिखाया गया था कि हम मर्द सिर्फ मारने की मशीनें होते हैं? कबीर ने पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाकर हां कह दिया। देखा जाए तो ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि हम वैसे बन सकते हैं। कबीर ने आगे कहा। उसके गुस्से के बारे में सोचकर ही मेरे गले में सूखापन आ गया। हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अच्छे होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, बस ये याद रखना। मेरे दोस्त अब तुम्हारे भी दोस्त हैं, जब तक मैं कुछ और न कहूं। कबीर ने बात खत्म की। इससे पहले कि हमारी बातचीत आगे बढ़ती, डाइनिंग रूम का दरवाजा धड़ाम से खुला और एंथनी अंदर आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कबीर, मैंने तुम्हें माइंड लिंक करने की कोशिश की थी, एंथनी ने हांफते हुए कहा, जैसे वो मीलों दौड़कर आया हो। मैंने उसे ब्लॉक कर रखा था। हम खाना खा रहे थे। क्या बात है? कबीर अपनी पूरी लंबाई में खड़ा हो गया। वो चिढ़ा हुआ लग रहा था। बाहर विक्रम आया है। वो बहुत गुस्से में है और सीधे गेट तक पहुंच गया है। वो आपसे मिलना चाहता है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बुरी तरह नशे में है, एंथनी ने खबर दी। विक्रम का नाम सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। क्या उसे पता चल गया कि मैं उसके घर गई थी? क्या उसने मुझे कैमरों में देख लिया? उस बेवकूफ को अब क्या चाहिए? कबीर गुस्से में गुर्राया। वो दावा कर रहा है कि उसकी इंसान ईशा गायब हो गई है और इसके लिए वो तारा को जिम्मेदार ठहरा रहा है। एंथनी ने मेरी तरफ एक हमदर्दी भरी नजर डाली। क्या ईशा गायब है? क्या वो भाग गई? हे भगवान, अगर वो भाग गई है तो इसका मतलब बहुत बुरा होगा। अगर वो इंसान भाग गई है तो उसे बागी रेबल घोषित कर दिया जाएगा। उसे तुरंत यहां लेकर आओ। कबीर ने अपनी अल्फा वाली आवाज में आदेश दिया। मेरा दिल बैठ गया। ईशा इतनी बेवकूफ नहीं है कि भागकर अपनी मौत को दावत दे। जरूर कुछ और बात है। कबीर, प्लीज। मैंने कुछ कहना चाहा, पर उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा कर दिया। चलो मेरे साथ, उसने रूखेपन से कहा। वो मुझे घर के सामने वाले कमरे में ले गया और एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। यहां बैठो। मैं चुपचाप बैठ गई। कबीर का मूड पल भर में बदल चुका था। आर्यन कहीं दिख नहीं रहा था जो मेरी मदद कर सके। बाहर से शोर सुनाई देने लगा। कबीर कमरे से बाहर निकला और मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया, जिससे मुझे बाहर की सारी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। वो बदतमीज लड़की। अल्फा, आपको उस औरत को अभी के अभी ढूंढना होगा। आपका इतना फर्ज तो बनता है। विक्रम की लड़खड़ाती और ऊंची आवाज गूंजी। वो नशे में धुत होकर चिल्ला रहा था। तू होता कौन है यहां आकर मुझ पर चिल्लाने वाला? मैंने तेरा क्या उधार खाया है? कबीर की दहाड़ सुनाई दी। हां, आपको करना होगा। अपने बेहतरीन आदमियों को भेजिए और उसे वापस लाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। विक्रम चिल्लाया। मुझे हैरानी हुई कि वो अपने अल्फा के सामने इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरा मददगार हूं? कबीर का धैर्य जवाब दे रहा था। अगर आपने उस रात हमें डिनर पर न बुलाया होता तो उसमें भागने की हिम्मत ही नहीं आती। विक्रम ने इल्जाम लगाया। अपनी आवाज नीचे कर, वरना मुझे मजबूरन तुझे चुप कराना पड़ेगा। कबीर की आवाज में मौत जैसी ठंडक थी। अल्फा, पहले आप अपनी इंसान तारा को काबू में क्यों नहीं रखते? हम सबकी भलाई इसी में है। विक्रम ने अब सीधे मुझे बीच में खींच लिया। मेरी इंसान का तुम्हारी औरत के भागने से क्या लेना देना? अगर तू एक शराबी सुअर न होता तो शायद वो रुक जाती। कबीर ने पलटवार किया। तारा ही उस औरत के भागने की वजह है। मुझे पता है उन दोनों ने डिनर के समय बाथरूम में कोई प्लान बनाया था। वो लड़की बहुत चालाक है। उसने आपको अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। विक्रम पागलों की तरह चिल्लाया और फिर एक भयानक गुर्राहट हुई। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि कबीर विक्रम के ऊपर चढ़ा हुआ था और बिना किसी रहम के उसके चेहरे पर एक के बाद एक घूंसे बरसा रहा था। मैंने अपनी नजरें फेर लीं। मुझे पता था कि अगर मैं बीच में गई तो कबीर का गुस्सा मुझ पर भी उतर सकता है। एंथनी और बाकी लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कबीर को रोक सके। विक्रम खुशनसीब था कि कबीर ने अभी तक अपने भेड़िए का रूप नहीं लिया था, वरना उसका बचना नामुमकिन था। अध्याय 22, खतरनाक सच और बढ़ती नजदीकियां। तारा का नजरिया। POV।
इसे काल कोठरी में डाल दो और सुबह जब इसका नशा उतर जाए तब मेरे सामने लाना। काफी देर तक चली बहस और मारपीट के बाद कबीर की कड़क आवाज सुनाई दी। बाहर शोर शराबा शांत हो चुका था। जहां तक मुझे समझ आया, कबीर ने विक्रम को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था और अब उसे घसीटते हुए कालकोठरी की तरफ ले जाया जा रहा था। वो जो भी जगह थी सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी। कबीर घर के अंदर आया और उसने मुख्य दरवाजा इतनी जोर से पटका कि मैं डर के मारे अपनी जगह से उछल पड़ी। आर्यन, तुम अब तक कहाँ थे? कबीर ने हांफते हुए पूछा। भाई, मैं अपने पिताजी के घर डिनर पर गया था। जैसे ही एंथनी का मैसेज मिला, मैं जितनी जल्दी हो सका यहां पहुंच गया। आर्यन की आवाज आई। उसे सुनकर मेरी जान में जान आई। ओह, मैं भूल गया था कि शनिवार की रात तुम वहीं होते हो। कबीर का गुस्सा आर्यन के लिए थोड़ा कम हुआ। उसने 2 बार गला साफ किया। आखिर ये सब था क्या? एंथनी ने पूछा। अब वे तीनों घर के अंदर थे और बाकी लोग विक्रम को लेकर जा चुके थे। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। ईशा भाग गई है। उसने अपनी आजादी के लिए यह खतरनाक कदम उठा लिया। काश उसने इतनी जल्दी न की होती। अगर मुझे 1-2 दिन का और वक्त मिलता तो मैं कबीर से मदद मांग सकती थी। अब वो भेड़िए के इलाके में अकेली है और जो भी अपने साथी को छोड़कर भागता है उसे बागी माना जाता है और कानूनन उसका शिकार किया जाता है। वो लड़की भाग गई है और विक्रम को लगता है कि इसके पीछे तारा का हाथ है, कबीर ने कहा और तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। कबीर अंदर आया। उसकी हथेलियां सूजी हुई थीं और खून से लथपथ थीं। विक्रम को पीटने की वजह से उसके हाथ जख्मी हो गए थे। आपके हाथ? मैं हकलाते हुए बोली। आर्यन और एंथनी भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गए। हाथों की फिक्र छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है? कबीर ने मुझ पर सवाल दागा। मैं उसे क्या जवाब दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता। मैंने ईशा को भागने के लिए नहीं कहा। मैं कसम खाती हूं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो बाहर अकेली मारी जाएगी, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा। मेरी आंखों में आंसू थे। विक्रम का मानना है कि उस रात डिनर पर जब तुम दोनों बाथरूम गई थी तब तुमने ही ये योजना बनाई थी। उसे ये विचार कहां से आया तारा? कबीर का सवालों का सिलसिला जारी रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा दम घुटने लगा था। कबीर मुझ पर अपनी ही सहेली को मौत के मुंह में भेजने का इल्जाम लगा रहा था। तो फिर तुम दोनों ने क्या बात की थी? कबीर कमरे में टहलते हुए चिल्लाया। मैंने आर्यन की तरफ देखा पर उसने अपनी नजरें फेर लीं। हमने बात की थी कि ईशा विक्रम के साथ खुश नहीं है। उसने मुझे बताया कि वो उसे कहां सुलाता है और उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। मैंने सच का एक हिस्सा बताया और मेरी आंख से आंसू टपक पड़ा। फिर तुमने क्या कहा? उसे भाग जाने को कहा? कबीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था कि मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगी। मैंने अपनी टूटी हुई आवाज में कबूल किया। कैसी मदद? कबीर अचानक मेरे सामने आकर रुका। उसने अपने खून से सने हाथों से मेरे गालों को पकड़ा और अपना चेहरा मेरे चेहरे के नजदीक ले आया। मुझसे आंखें मिलाकर कहो। आपसे मदद मांगकर। मैंने अपना असली इरादा बताया। कबीर की गहरी आंखें मेरे चेहरे को पढ़ रही थीं, जैसे ये देख रही हों कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही। कुछ सेकंड बाद उसने मुझे छोड़ दिया। आर्यन, एक टीम भेजो और उस लड़की को ढूंढो इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। एंथनी, ये पक्का करो कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी खबर बाहर किसी को ना मिले। उसने मेरी तरफ इशारा किया। तुम ऊपर जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं कमरे से निकलने लगी, तभी कबीर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा। आर्यन और एंथनी बाहर जा चुके थे। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो परी, और मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। मैं तुमसे सच उगलवा कर रहूंगा, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े। उसकी बर्फीली चेतावनी मेरे कानों में पड़ी और मैं कांप उठी। उसने मुझे छोड़ दिया और मैं भागती हुई ऊपर अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। कबीर को पता चल जाएगा कि मैं आज ही ईशा से मिलने गई थी। मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद किसी ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा बंद था। तारा, दरवाजा खोलो अभी के अभी। कबीर की गर्जती आवाज आई। मैंने डरते हुए कुंडी खोली। कबीर अंदर आया और उसने मुझे दीवार से सटा दिया। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर मुझे कैद कर लिया। बोलो। उसके होंठ मेरे कान के बिल्कुल पास थे। मुझे नहीं पता क्या कहूं। मैं रो पड़ी। कबीर और भी करीब आ गया। उसके होंठ मेरे कान को छू रहे थे। मैं सच उगलवाना जानता हूं, उसने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। उसके नरम होंठ मेरी गर्दन से होते हुए कॉलर बोन तक गए।
वो मुझे चूमने लगा और हल्के से काटने लगा। मेरी आंखें बंद हो गईं। मेरा शरीर एक अजीब सी कश्मकश में था, एक तरफ डर और दूसरी तरफ ये एहसास। बता दो परी, वरना मैं रुक जाऊंगा, उसने फुसफुसाते हुए चिढ़ाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ मेरा दिमाग मुझे सच छिपाने को कह रहा था और दूसरी तरफ मेरा दिल हार मान रहा था। सच की कीमत। कबीर का नजरिया। पीओवी। चेतावनी, इस अध्याय में कुछ अंतरंग दृश्य हैं। वह मुझसे कुछ छिपा रही है और मुझे यह बात अच्छे से पता है। आज का पूरा दिन गुस्से और तनाव में बीता है। अब मैं इस स्थिति को सुलझाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाऊंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? मैंने धीमी आवाज में पूछा। मेरे होंठ उसकी गर्दन के उस हिस्से पर थे जिसे मैं अपना निशान मार्क बनाने के लिए चुन चुका था। मैं। तारा हकलाने लगी। उसकी शर्म उसके जज्बातों पर हावी हो रही थी। वो खुद से ही लड़ रही थी। उसे ये सब पसंद आ रहा है, मैं ये महसूस कर सकता हूं। सच बताओ परी, क्या ये अच्छा लग रहा है? मैंने उसकी कोमल त्वचा को चूमते हुए और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा। जैसे जैसे मैं उसकी गर्दन पर अपने निशान छोड़ रहा था, उसकी सांसें तेज होने लगीं और दिल की धड़कन बढ़ गई। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमें ये सब नहीं करना चाहिए, उसने तर्क देने की कोशिश की। मैं उसकी इस कमजोर कोशिश पर मुस्कुरा दिया। हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, मैंने उसके कान में धीरे से कहा। उसने जोर जोर से सिर हिलाया। तो फिर हम एक दूसरे को छू तो सकते ही हैं, है ना? मैंने आजमाते हुए अपना हाथ उसके कूल्हे से हटाकर उसके पेट पर और फिर कुर्ते के अंदर डाल दिया। मेरी छुअन से वो कांप उठी। मेरा हाथ उसके सीने के ठीक नीचे था। मैं उसकी गर्दन को चूमता रहा और उसकी सांसें भारी होती गईं। आपके हाथ, उनमें चचोट लगी है, वो धीरे से फुसफुसाई। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला और उसे दिखाया कि अल्फा का खून होने की वजह से मेरे जख्म लगभग भर चुके थे। अल्फा का खून, हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, मैंने कहा और फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उसके दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर दीवार से सटा दिए और अपना दूसरा हाथ उसके कुर्ते के अंदर ले जाकर उसे महसूस करने लगा। जब उसकी पहली सिसकी मुआन निकली तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो इस पल का उतना ही आनंद ले रही है जितना मैं। वो मेरी है, पूरी तरह मेरे नियंत्रण में। क्या मैं आगे बढ़ूं परी? मैंने उसके कान में कहा। जैसे ही मेरी गति धीमी हुई, वो उस एहसास के लिए बेचैन होने लगी। वो अपनी गर्दन हिलाने लगी। मुझे शब्दों में जवाब चाहिए, मैंने आदेश दिया। नहीं, मत रुकिए, उसने कबूल किया। ये सुनते ही मेरे अंदर का भेड़िया जाग उठा। अब तुम्हें सच बोलना शुरू करना होगा परी, वरना मैं बिल्कुल रुक जाऊंगा, मैंने चेतावनी दी और उसका कुर्ता ऊपर खींचकर उसके सिर से बाहर निकाल दिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसकी काली लेस वाली ब्रा में उसके शरीर का निखार खिलकर सामने आ रहा था। मैंने उसे अपनी ओर खींचा और एक गहरा चुंबन लिया। क्या ये सच था? आज के इतने तनावपूर्ण दिन के बाद मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी इस सब के लिए तैयार हो जाएगी। बोलो, मैंने उसकी गर्दन पर किस करते हुए फिर से कहा। मैं नहीं कर सकती, तारा चिल्लाई, लेकिन जब मेरे हाथ उसकी ब्रा के अंदर पहुंचे तो उसके मुंह से फिर एक सिसकी निकली। सच बताओ, वरना मैं तुम्हें कभी भी इतना अच्छा महसूस नहीं होने दूंगा, तारा, मैंने उसे अपनी उंगलियों पर नचाते हुए कहा। बेचारी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, वो पूरी तरह से उत्तेजित हो चुकी थी। मैंने कुछ गुपचुप किया था, उसने आखिरकार जुबान खोली। और मैंने पूछा। कमरे में उसकी उत्तेजना की महक फैल रही थी। मैं नहीं चाहती कि आप उसने सिसकते हुए मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। तुम क्या नहीं चाहती? मैंने अपने शरीर को उसके करीब दबाते हुए पूछा। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे खुद से दूर करें, मुझे यहां अच्छा लगता है आपके साथ, उसने अपने दिल की बात कह दी। मुझे अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके सच उगलवाने पर थोड़ा अफसोस हुआ, पर यह हम दोनों के लिए अच्छा था। मैं तुम्हें दूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा, समझी? मैंने कहा। उसने पागलों की तरह सिर हिलाया। अब देखो क्या होगा परी, मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराऊंगा और तुम मुझे वो सब बताओगी जो मैं नहीं जानता। अगर तुम बोलती रहोगी तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन सुख दूंगा। उसकी आंखें नशे में डूबी हुई थीं। लेकिन हम वो सब सेक्स नहीं करेंगे ना? उसने घबराकर पूछा। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। बोलना शुरू करो, मैंने आदेश दिया और उसके सीने की तरफ बढ़ा। आज दोपहर आर्यन मुझसे मिलने आया था, उसने शुरू किया।
आर्यन का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। हूं? फिर? मैंने उसके शरीर के साथ खेलते हुए पूछा। उसने ईशा के बारे में पूछा और ओह, जैसे ही मैंने उसे और भी गहराई से महसूस किया, उसने एक तेज आवाज निकाली। मैंने उसे थोड़ा ढीला छोड़ा ताकि वो बोल सके। आर्यन ने ईशा के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसे विक्रम पसंद नहीं है और मुझे लगा कि यही मेरी इकलौती उम्मीद है ईशा की मदद करने की, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत तकलीफ में है। तारा ने समझाना शुरू किया। मेरा हाथ उसके शरीर पर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ? मैंने उसके कूल्हों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। आर्यन ने ईशा में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और उसने खुद कहा कि वो ईशा के घर जाकर जांच करेगा। ये सब तब हुआ जब आपने उसे मेरे साथ रुकने के लिए कहा था। ओह! जैसे ही मेरा हाथ उसकी लेगिंग्स के ऊपर से उसके सबसे खास हिस्से पर पहुंचा, वो पूरी तरह से बेकाबू होने लगी। उसे शायद अपनी जिंदगी का पहला सुख मिलने वाला था। तो तुम लोग उसके घर गए थे, है ना? मैंने सीधे मुद्दे की बात पूछी। उसने हां में सिर हिलाया। तुम बहुत बुरी लड़की हो। तुमने ये बात मुझसे छिपाई। मैंने थोड़ा और दबाव बढ़ाते हुए कहा। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज, मुझे और चाहिए। तारा ने गुहार लगाई। उसकी बातों ने मुझे और भी उत्तेजित कर दिया। मुझे बताओ कि घर पर क्या हुआ और मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहती हो। मैंने सौदा किया। विक्रम घर पर नहीं था। ईशा ने हमें अंदर आने दिया। आर्यन घर की जांच करने लगा और मैं ईशा के साथ किचन में चली गई। तभी उसने मुझे अपनी बाहों पर वे जलने के निशान दिखाए जो विक्रम ने दिए थे। तारा ने आखिरकार पूरा सच बता दिया। फिर मेरा हाथ अब उसकी लेगिंग्स के अंदर जा चुका था। आर्यन ने वे निशान देखे। वो बहुत गुस्से में था और हम उसे वहीं छोड़कर वापस आ गए। तारा ने कांपते हुए कहा। बस इतना ही, और कुछ नहीं है? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाकर मना किया। नहीं, मैं कसम खाती हूं। और उसी पल मैंने उसे वो सुख दिया जिसकी वो हकदार थी। वो मेरी बाहों में पिघलने लगी। उसकी सिसकियां तेज होती गईं। क्या हो रहा है? वो चिल्लाई। होने दो, मेरे लिए चरम कम तक पहुंचो परी, मैंने आदेश दिया। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से शांत हो गई और मेरी पकड़ में ढीली पड़ गई। आखिरकार मुझे वो सच मिल गया जो मैं जानना चाहता था, और इसकी कीमत भी बहुत सुखद थी। कबीर का नजरिया। मैं कमरे में टहल रहा था। मैंने तारा के लिए नहाने का पानी तैयार कर दिया था और वो अभी बाथरूम में थी। इस बीच मैं उन नई जानकारियों के बारे में सोच रहा था जो उसने मुझे अभी अभी दी थीं। आर्यन उस लड़की ईशा की मदद के लिए इतना उतावला क्यों था, और ईशा की जली हुई बाहें देखने के बाद भी वो उसे वहीं छोड़कर कैसे आ गया? आमतौर पर वो इतनी गंभीर बात मुझे तुरंत बताता। शायद जब तारा ने पहले मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई थी। मुझे लगा था कि विक्रम को अपना घर बसाने का एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब मेरा विचार पूरी तरह बदल चुका था। आज जिस तरह विक्रम नशे में यहां तमाशा कर रहा था, उससे साफ हो गया था कि उसे कोई गंभीर मानसिक समस्या है। बेचारी ईशा शायद ये सोचकर भाग गई होगी कि यहां अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, खासकर तब जब आर्यन और तारा उसे उस हाल में देखकर भी वहीं छोड़ आए। लेकिन उसका बाहर अकेले होना हमारे समाज के लिए खतरा था। अगर इंसान इस तरह भागने लगे तो विद्रोह हो सकता है और इसका अंजाम सिर्फ कत्लेआम होगा। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और दूसरे कबीले भी हमसे खुश नहीं होंगे कि हमारे यहां से इंसान भाग रहे हैं। काश मैंने शुरू में ही तारा की बात सुन ली होती तो नौबत यहां तक ना आती। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और तारा बाहर आई। उसने अपने गीले बालों को तौलिए में लपेट रखा था और नीले रंग के रेशमी पायजामे पहने हुए थे। बिस्तर पर जाओ और सो जाओ, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, मैंने कहा। वो सोच में डूबी हुई अपने होंठ चबा रही थी। यह करना बंद करो, मैंने चेतावनी दी। उसने तुरंत अपने दांतों के बीच से होंठ हटा लिए। मुझे नींद नहीं आएगी। ईशा अभी भी बाहर कहीं अकेली है, वो घबराहट में फुसफुसाई। मैं उसे देख रहा हूं, मैं उसे जिंदा वापस लेकर आऊंगा, मैंने दृढ़ता से कहा। इतनी बार उसे चुप कराने के बाद अब मैं उसे यह भरोसा दिलाना चाहता था। मैंने शुरू में दखल इसलिए नहीं दिया क्योंकि अक्सर जोड़े 2 हफ्ते के ट्रायल के दौरान अपने मतभेद सुलझा लेते हैं, लेकिन यहां मामला अलग था। विक्रम ईशा को अपनी जीवन संगिनी नहीं बल्कि एक वस्तु समझ रहा था। क्या आप उसे ढूंढते ही मुझे जगा देंगे? अगर मुझे नींद आई तो? तारा ने बिस्तर के पास आते हुए पूछा। जरूर, मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरा वादा है। मैंने उसे एक छोटी सी मुस्कान दी। शायद विक्रम सही था। ये लड़की धीरे धीरे मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही है।
मैंने लाइट बंद की और कमरे से बाहर निकल गया। एंथनी, आर्यन, तुम दोनों कहाँ हो? मैंने माइंड लिंक भेजा। मैं तुम्हारे ऑफिस में हूं। आर्यन भी यहीं है। एंथनी का जवाब तुरंत आया। मैं तेजी से ऑफिस की ओर बढ़ा। कमरा फिर से साफ सुथरा हो गया था। बस उन टूटी हुई चीजों की कमी थी जिन्हें मैंने गुस्से में चकनाचूर कर दिया था। तभी मेरा एक दरबान अंदर आया। अल्फा, उस लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हमें लगता है कि वो किसी इमारत में छिपी है क्योंकि उसकी गंध भी नहीं मिल रही। और विक्रम कालकोठरी में अब भी चिल्ला रहा है। इसका जवाब हमारे पास है कबीर, एंथनी ने बीच में टोकते हुए कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो। विक्रम पर नजर रखो और सुबह सबसे पहले उसे मेरे पास लाना। मैंने गार्ड को विदा किया। दरवाजा बंद होते ही मैं अपने दोनों दोस्तों के सामने बैठ गया। मैंने गौर किया कि आर्यन आज बहुत खामोश था। सच सच उगल दो। आर्यन, तुम कुछ छिपा रहे हो? मुझे तुम्हारी गंध से पता चल रहा है। मैंने सीधे मुद्दे की बात की। देखो, मुझे मारना मत और तारा पर भी गुस्सा मत करना, क्योंकि ये सब मेरा विचार था। जब तुम मीटिंग में थे तब मैं तारा को ईशा से मिलवाने उसके घर ले गया था। आर्यन ने अपनी नाक रगड़ते हुए कबूल किया। कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो। बेवकूफ, मैंने पलटवार किया। आर्यन और एंथनी हैरान रह गए। तुम्हें पता है? पर कैसे? आर्यन ने पूछा। मैंने ये नहीं बताया कि तारा से सच उगलवाने के लिए मैंने किस तरीके का इस्तेमाल किया था। तारा ने सब बता दिया। मैंने बस इतना कहा, उस छोटी चुड़ैल ने मुझे फंसा दिया। आर्यन चिढ़ते हुए बोला। एंथनी हंस पड़ा। चुड़ैल कहना ठीक है, पर याद है ना, विक्रम ने जब उसे कुछ गलत कहा था तो कबीर ने उसका क्या हाल किया? अपनी जुबान संभाल कर भाई। आर्यन भी मुस्कुरा दिया। चुड़ैल ही सही, उसने मेरी मुखबिरी जो की है, जैसे कि तुम खुद नहीं बताने वाले थे। खैर, मजाक छोड़ो। वो लड़की अभी भी लापता है और मैंने तारा से वादा किया है कि मैं उसे जिंदा वापस लाऊंगा, मैंने कहा। मुझे खुद भी अजीब लग रहा था कि मैं एक इंसान के लिए इतना फिक्रमंद हो रहा हूं। कबीर, तुम्हें उसके बाहर होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, एंथनी ने हाथ बांधते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? क्या वो मर गई? मैं तारा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं घबरा गया। एंथनी ने बस आर्यन की तरफ इशारा किया। आर्यन, अब तुमने क्या किया है? तुम अपने बीटा पद का गलत फायदा उठा रहे हो। मैं गुर्राया। मुझे कोसना बंद करो, आर्यन बोला। मैंने चीजों को अपने हाथ में ले लिया क्योंकि तुम बहुत व्यस्त थे। क्या तारा ने तुम्हें उन निशानों के बारे में बताया? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। उस दरिंदे ने उसे कुर्सी से बांधकर सिगार से जलाया था। कबीर, जब चुनाव के दिन मैंने उसका नंबर डाला था तब विक्रम उसे पहले ही ले जा चुका था। आज जब मैंने उसकी हालत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। आर्यन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो विक्रम के घर से वापस आने के बाद आर्यन फिर से वहां गया था। फिर तुमने क्या किया? मैंने पूछा। जब हम तारा को घर छोड़कर आए और तुम अपने ऑफिस में चीजें तोड़ रहे थे, मैं वापस विक्रम के घर गया और ईशा को वहां से निकाल लाया, आर्यन ने गर्व से कहा। मैं सन्न रह गया। किसी दूसरे के इंसान को उठा लाना कानून के खिलाफ था। वो अब कहां है आर्यन? मेरे पिताजी के घर, तहखाने में सुरक्षित है, उसने जवाब दिया। चलो, कम से कम वो जिंदा तो थी। अध्याय 25, राहत की सांस। कबीर का नजरिया। सच कहूं तो ये जानकर मुझे हंसी आ रही थी कि इस पूरे ड्रामे के पीछे आर्यन का हाथ था, लेकिन एक अल्फा होने के नाते मुझे इसे सही तरीके से संभालना था ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन न आए। देखो, तुम दोनों को अब ये करना है, गाड़ी उठाओ, आर्यन के पिताजी के घर जाओ और उस लड़की को लेकर आओ। उसे यहां के किसी खाली कमरे में ठहरा दो, मैंने उन दोनों को निर्देश दिया। एंथनी और आर्यन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। मैंने आगे कहा, उसे बता देना कि वो तारा से सुबह मिल सकती है। मैं उसके कमरे में कपड़े भिजवा देता हूं ताकि वो नहाकर खुद को फ्रेश महसूस कर सके। रात काफी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये दिन कभी खत्म ही नहीं होगा। हमें यहां पहुंचते ही उसके जख्मों को भी देखना होगा, आर्यन ने गंभीर होते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया, हालांकि मन ही मन में उन निशानों को देखने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। अब जब पैक की मीटिंग्स और जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हुआ था तो मेरा गुस्सा विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। उसने इंसान को अपने साथ रखने की जिम्मेदारी ली थी, न कि उसे अपनी कठपुतली बनाकर प्रताड़ित करने की। वो एक बीमार मानसिकता का आदमी है जिससे मैं कल निपटूंगा। आर्यन और एंथनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। इस बीच मैं तारा के कमरे की ओर गया ताकि उसकी अलमारी से ईशा के लिए कुछ कपड़े निकाल सकूं। मैंने दरवाजा बहुत धीरे से खोला ताकि उसकी नींद न टूटे,
लेकिन जैसे ही मैं अलमारी के पास पहुंचा, पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। कबीर। तारा अपनी कोहनियों के बल उठकर बैठी थी और आंखें मल रही थीं। आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी अलमारी से कुछ कपड़े ले रहा हूं, मैंने बताया। उसने अपने लंबे बालों को चेहरे से पीछे हटाया। वो शायद अभी अभी सोई ही थी। कपड़े? वो उलझन में लग रही थी। मैं उसके बिस्तर के पास गया ताकि उसे आज की सबसे बड़ी राहत दे सकूं। वो मिल गई है ईशा। आर्यन उसे लेकर यहां आ रहा है। मैं उसके लिए कपड़े लेने आया था, मैंने सीधे शब्दों में कहा। यह सुनते ही तारा का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो ठीक है, पर आप उसे वापस उसके पास तो नहीं भेजेंगे ना? उस विक्रम के पास? उसकी आवाज में घबराहट लौट आई। नहीं, वो यहीं रहेगी। विक्रम से मैं कल हिसाब करूंगा, मैंने उसे यकीन दिलाया। ये सुनते ही उसने चहकते हुए मुझे गले लगा लिया। शुक्रिया कबीर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसकी इस खुशी पर थोड़ा मुस्कुराया। तुम्हारी हकलाहट गायब हो गई। मुझे डर था कि मेरे गुस्से की वजह से तुम फिर से डर गई हो। मैं कोशिश कर रही हूं, उसने एक सच्ची मुस्कान के साथ कहा। मुझे पता है और मुझे खुशी है, मैंने स्वीकार किया। मुझे अच्छा लग रहा था कि वो अब मुझ पर भरोसा करने लगी है। पर वो गई कहां थी? क्या हुआ था? तारा ने उत्सुकता से पूछा। मैंने अपना गला साफ किया। तुम्हें आर्यन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने अपनी मर्जी से कानून तोड़ा और वापस जाकर उसे वहां से निकाल लाया। तारा ने सिर हिलाया। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है। मेरे अंदर का भेड़िया ये सुनकर थोड़ा चिढ़ा, पर मैंने उसे शांत किया। आर्यन मेरा भाई जैसा दोस्त है, उसके लिए ऐसी तारीफ जायज थी। वो ईशा को अपने पिताजी के घर ले गया था, जो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। उसने उसे तहखाने में रखा था, इसलिए मेरे सबसे अच्छे खोजी भेड़िए भी उसकी गंध नहीं पकड़ पाए। मैं परेशान हो रहा था और पता चला कि ये सब आर्यन की करामात थी। मैंने हंसते हुए कहा, क्या मैं आपको एक राज बताऊं? तारा ने शरारती अंदाज में फुसफुसाया। मुझे लगता है कि आर्यन ईशा को पसंद करने लगा है, आपको नहीं लगता? हम दोनों साथ में हंस पड़े। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। चुनाव के दिन आर्यन ने ईशा का नंबर डाला था, पर तब तक विक्रम उसे ले जा चुका था। शायद अब किस्मत उन्हें दूसरा मौका दे रही थी। एक और सवाल। तारा का चेहरा फिर से थोड़ा गंभीर हुआ। अगर ईशा का ट्रायल पीरियड पहले ही विक्रम के साथ शुरू हो चुका है, तो क्या आर्यन अब उसके साथ रह सकता है? किताबों के हिसाब से यह इतना आसान नहीं था, लेकिन अगर मामला आर्यन का हो तो वो अपनी बात मनवाना जानता है। अगर किस्मत में होगा तो जरूर होगा। फिलहाल ईशा को इस सदमे से उबरने के लिए वक्त चाहिए। तारा मेरी बात से संतुष्ट लगी। मैंने देखा कि उसकी आंखों में अब थकान साफ झलक रही थी। अब तुम सो जाओ, तुम ईशा से सुबह मिल सकती हो। उसने मासूमियत से अपना निचला होंठ बाहर निकाला, जैसे मुझसे और रुकने की विनती कर रही हो। इस चेहरे के बदले तुम्हें सिर्फ एक किस मिल सकता है परी। मेरा फैसला अटल है। अभी सो जाओ और कल तुम दोनों पूरा दिन साथ बिता सकती हो। मैंने उसके माथे, गाल और फिर होंठों पर एक छोटा सा किस किया। वह फिर से शर्मा गई। मैं अलमारी से पायजामा, कुछ नए अंतःवस्त्र और जुराबे लेकर बाहर निकल गया। शुभ रात्रि परी, मैंने मुड़कर कहा। शुभ रात्रि कबीर, उसने नरमी से जवाब दिया। जब मैं नीचे पहुंचा तो आर्यन की वैन आ चुकी थी। आर्यन और एंथनी के साथ एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, ईशा। उसने आर्यन की बड़ी सी काली जैकेट पहन रखी थी, जिसमें वो पूरी तरह डूबी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो काफी थकी हुई लग रही थी। नमस्ते ईशा, मैं अल्फा कबीर हूं। हम डिनर पर मिले थे। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा कोमल रखा। नमस्ते, वो दबी आवाज में बोली और आर्यन की ओर देखने लगी। तुम अभी यहीं रुकोगी? सुबह तुम तारा से मिल सकती हो। विक्रम का मामला मैं खुद देखूंगा, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आर्यन तुम्हारे बगल वाले कमरे में ही होगा। तुम आराम से नहा लो, बिस्तर पर तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं। मैंने उसे कमरा दिखाया। वो कमरा साफ सुथरा और आरामदायक था। ईशा के चेहरे पर राहत के भाव थे। ये बहुत बड़ी कृपा है, वो फुसफुसाई। मैंने उसे आर्यन के भरोसे छोड़ा और एंथनी के साथ बाहर आ गया। किसे पता था कि ये इंसान हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर डालेंगे। एंथनी हंसते हुए बोला। मैंने भी सिर हिलाकर सहमति दी। हमारी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी। अगला तो दोस्तों, आज के अध्याय 11 से 25 तक के ये बोल्ड एपिसोड्स आपको कैसे लगे? कहानी में कबीर का वो खतरनाक अंदाज और तारा के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियों ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक तरफ ईशा पर हुआ जुल्म और दूसरी तरफ आर्यन का उसे बचाने के लिए कानून तोड़ना। वाकई आज के एपिसोड्स में इमोशंस और थ्रिल का जबरदस्त तड़का था।
आपको आज का सबसे बोल्ड मोमेंट कौन सा लगा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले धमाकेदार अध्याय में। तब तक के लिए शुक्रिया।